वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इट मीन्स वो ऑर्गन्स जो कैपुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस और साथ ही साथ फीटस को आउटर वर्ल्ड में आने में जो हेल्प करते हैं, वो सारे ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेकंड इज एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड थर्ड इज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि नाम से क्लियर है, ये एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं जिसके विजुअलाइजेशन के लिए हमें किसी भी टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट की नीड नहीं होती, हम इसे ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। सेकेंड है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये इंटरनल पार्ट्स में होते हैं जिसके विजुअलाइजेशन के लिए हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है, और अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट की या स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को फॉलो ना करें तो हम इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को विजुअलाइज नहीं कर सकते। थर्ड इज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इट मीन्स इट इज नॉट द डायरेक्टली पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पर इनडायरेक्टली ये इफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। लेट्स स्टार्ट द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मैंने आपको बताया, क्लियर है कि ये एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं जिसको हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, जिसे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स भी कहा जाता है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, क्लियरली शो हो रहा होगा। ये जो पूरा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है इसको हम वल्वा के नाम से जानते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है जो वल्वा का फॉर्मेशन होता है। इसमें मॉन्स पीबिस होता है, लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेजाइनल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, फोर्चेट, वेस्टिबल्स, ये सब होते हैं। पिक्चर में क्लियर होगा। फर्स्ट हम देखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। फर्स्ट है मॉन्स प्यूबिस, ये सबक्यूटिनस एडिपोज टिश्यूज से मिलकर बना होता है। ये पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है और एडल्ट फीमेल्स में हेयर से कवर्ड रहता है। उसके बाद हम देखते हैं लीबिया मेजोरा। लीबिया मेजोरा जो होता है ये टू फोल्ड्स ऑफ फैट्स एंड एरियोरल टिश्यूज से मिलकर बना होता है। ये स्किन से कवर रहता है और इसमें भी प्यूबिक हेयर्स देखने को मिलते हैं आउटर सरफेस। इसका जो इनर सरफेस होता है वो हेयर लेस होता है, पिंक इन कलर होता है, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये मॉन्स वेनेरिस से स्टार्ट होकर इसका जो एंड होता है वो पेरिनियम के बैक साइड में इसका एंड देखने को मिलता है। इट मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है एंटीरियर, अगर हम देखें तो एंटीरियर पार्ट जो है वो अराइज होगा मॉन्स वेनेरिस से, और जो पोस्टीरियर रीजन है वो पेरिनियम के बिहाइंड में जाकर मर्ज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीबिया माइनोरा। लीबिया माइनोरा जो है वो इनर पार्ट ऑफ द लीबिया मेजोरा ही होता है। ये थिन फोल्ड ऑफ स्किन्स देखने को मिलता है, इसमें हेयर्स नहीं रहते। हाँ, ये फैट से फिल रहता है, और इसका जो एंटीरियर स्टार्टिंग रहता है ये क्लाइटोरिस से स्टार्ट होता है, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसका जो फ्यूजन होता है वो फोर्चेट में आके होता है। देन हम देखते हैं क्लाइटोरिस। आप अपर पार्ट में देख रहे होंगे, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा होता है। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और इसका मेजरिंग अबाउट 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। इसमें टू कर्व्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और इसका जो अटैचमेंट होता है वो अंडर सरफेस ऑफ सिंथेसिस प्यूबिस से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्टिबुल। वेस्टिबल्स जो होते हैं आप देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर्स है जिसमें 4 टाइप्स ऑफ ओपनिंग देखने को मिल रहा है। इसका जो अपर पार्ट है वो क्लाइटोरिस से स्टार्ट हो रहा है और पोस्टीरियर जो है वो फोर्चिट है। तो मेनली हम ये भी कह सकते हैं कि क्लाइटोरिस से लेके फोर्चिट के बीच का जो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है ये वेस्टिबल कहलाता है। देन अब जो वेस्टिबल्स में 4 ओपनिंग देखने को मिलती है उसके बारे में हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट ओपनिंग होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है वो वेजाइनल ओरिफिस से अपर पार्ट में पाया जाता है। ये 1 to 1.5 सेंटीमीटर होता है इसका डायमीटर, और ये प्यूबिक आर्च के जस्ट बिलो देखने को मिलता है। देन फिर हम आते हैं वेजाइनल ओरिफिस या हाइमेन ओपनिंग में। वेजाइनल ओरिफिस जो होता है ये आउटर पार्ट ऑफ द वेजाइना भी जिसको हम कह सकते हैं ये होता है। ये पूरे जो वेस्टिबल्स होते हैं
उसका 2/3 पार्ट को कवर करता है और इसमें एक पतली सी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, थिन मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हाइमेन कहते हैं, जो पार्सली से कवर करके रखता है, जो कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय या फिर फर्स्ट बेबी के बर्थ के समय रप्चर हो जाती है। देन अब आते हैं ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट्स में। ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट्स, इट मीन्स 2 बार्थोलिन डक्ट्स देखने को मिलते हैं, ईच साइड 1 होता है। ये स्मॉल पी साइज एंड येलोइश वाइट कलर का देखने को मिलता है और इसका जो सिचुएशन होता है ये वेस्टिबुलर बल्ब्स के दोनों तरफ देखने को मिलता है। और इसका जो वर्क होता है ये एक एल्कलाइन म्यूकस डिस्चार्ज करता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में, ताकि लुब्रिकेशन प्रॉपर हो सके। तो इस तरीके से 4 ओपनिंग देखने को मिलती है हमें। यूरेथ्रल ओपनिंग देखने को मिलती है, वेजाइनल ओरिफिस देखने को मिलता है और बार्थोलिन डक्ट्स के 2 ओपनिंग देखने को मिलते हैं। देन फिर हम आते हैं फोर्चिट में। फोर्चिट एक फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिसका फॉर्मेशन लेबिया माइनोरा के फ्यूजन के थ्रू होता है। देन हम देखेंगे पेरिनियम। पेरिनियम एक फैट स्ट्रक्चर्ड होता है जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, स्किन से कवर रहता है और ये कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो वेजाइनल इंट्रोइटस से लेकर ये एनस के बीच का जो भी पोर्शन रहता है उसको हम पेरिनियम के नाम से जानते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है और इसका जो मेन वर्क रहता है ये हमारे फुल बॉडी, जो एब्डोमेन वेट रहता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उसको सपोर्ट करता है। साथ ही सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के समय ये सब प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि जो फीटस है वो इजिली आउटर वर्ल्ड में आ सके। लेकिन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ये बहुत ही थिन हो जाता है, मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर्स टाइप का हो जाता है, इसलिए समटाइम्स इसमें टीयर होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है इसका डेवलपमेंट एक्टोडर्मल फोसा से होता है। एक्टोडर्मल, आपको पता होगा कि 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मेसोडर्मल एंड इंडोडर्मल। तो जितने भी आउटर बॉडी ऑर्गन्स रहते हैं वो सब एक्टोडर्मल से ही डेवलप होते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक्टोडर्मल फोसा से डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है उसका डेवलपमेंट जेनाइटल ट्यूबरकल से होता है। लिबिया माइनोरा, लिबिया माइनोरा का जो डेवलपमेंट होता है वो जेनाइटल फोल्ड से होता है। लिबिया मेजोरा का डेवलपमेंट लिबियो स्क्रोटल स्वेलिंग से होता है और वेस्टिब्यूल्स का यूरोजेनाइटल साइनस से इसका डेवलपमेंट होता है। फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। अगर आप पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में रीड करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, आप रीड कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। इसमें यूट्राइन कैविटी रहता है, यूट्रस, सर्विक्स रहेगा, स्थमस रहता है, फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में हम रीड करेंगे और ओवरीज के बारे में रीड करेंगे। आप पिक्चर में देख सकते हैं वजाइना का स्ट्रक्चर। वजाइना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये इसके फ्रंट में रेक्टम प्रेजेंट रहता है और बिहाइंड में ब्लैडर एंड यूरेथ्रा प्रेजेंट रहता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना का स्ट्रक्चर होता है वो 4 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट होता है मस्कुलर फाइब्रस लेयर जो कि स्मूथ मसल्स लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है। और इसका जो आउटर लेयर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल सेल से मिलकर बना होता है और जो इनर लेयर होता है वो सर्कुलर सेल से मिलकर बना होता है। देन थर्ड होता है सबम्यूकस लेयर। इसमें बहुत सारे स्किन फोल्डिंग्स देखने को मिलते हैं जिसे हम रुगा कहते हैं और साथ ही साथ ये जो रुगा रहता है ये स्पर्म के मोबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर नेक्स्ट होता है म्यूकस कोट। म्यूकस कोट जो होता है वो सबसे इनर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का सिक्रेटिंग ग्लैंड देखने को नहीं मिलता है वजाइना में, फिर भी ये हमेशा मॉइस्ट रहता है क्योंकि सर्विक्स में जो म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं उसके सिक्रीशन के थ्रू जो वजाइना रहता है वो उसको
मॉइस्ट बना के रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमिकल रिलेशन ऑफ द वेजाइना। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो इंटीरियर पार्ट होता है वेजाइना का, उसमें ब्लैडर एंड यूरेथ्रा प्रेजेंट रहता है। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में पाउच ऑफ डगलस प्रेजेंट रहता है। अगर सुपीरियर की बात करें तो वेजाइना के जो अपर पार्ट है उसमें यूट्रस प्रेजेंट रहता है। और इंफीरियर की बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द वेजाइना। फर्स्ट, इट इज पासेज फॉर द एस्केप ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। ये मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को पास होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। थर्ड, ये डिलीवरी के समय फीटस को एग्जिट आउटर वर्ल्ड में आने में हेल्पफुल रहता है, साथ ही साथ प्लेसेंटा के लिए भी। एंड द थर्ड, ये फीटस को वेजाइना की तरफ नीचे, यूट्रस से नीचे की तरफ आने में हेल्पफुल रहता है। स्टूडेंट, आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं यूट्रस का स्ट्रक्चर। यूट्रस एक थिक हॉलो मस्कुलर एंड पियर शेप स्ट्रक्चर का होता है। आप देख सकते हैं पियर नाशपाती के आकार का ये दिख रहा है, जो कि पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। और इसके फ्रंट में यूरिनरी ब्लैडर और इसके बैक साइड में रेक्टम प्रेजेंट रहता है। अगर हम एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करें तो उसका वेट 50 to 80 ग्राम होता है और उसका लेंथ अबाउट 8 सेंटीमीटर होता है। वाइडनेस की अगर हम बात करें तो 5 सेंटीमीटर होता है और थिकनेस इसके 1.25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन। तो जो यूट्रस होता है इसका पोजीशन एंटी वर्जन रहता है और एंटी फ्लेक्शन रहता है। इसमें से आगे की ओर झुका हुआ रहता है और स्लाइटली ये राइट साइड में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो सर्विक्स रहता है वो लेफ्ट साइड में स्लाइटली प्रेजेंट रहता है। इसका क्लोज रिलेशन रहता है लेफ्ट यूरेटर के साथ। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। तो आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि जो यूट्रस है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट आउटर लेयर पेरीमेट्रियम लेयर होती है। ये एक थिन लेयर होती है जो पेरिटोनियम से मिलकर बनी होती है और ये इंटरनल फंडस से लेके इंटरनल ओस तक यूट्राइन कैविटी को कवर करके रखती है। नेक्स्ट मिडिल लेयर है, जिसे हम मायोमेट्रियम लेयर कहते हैं। ये स्मूथ मसल्स फाइबर से मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज से इसका फॉर्मेशन होता है और ये इसमें स्ट्रॉन्ग मसल्स फाइबर देखने को मिलता है। इट मीन्स तीनों लेयर में सबसे थिक सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर अगर कोई होती है तो वो मायोमेट्रियम लेयर ही होती है। इसमें जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये 2 फैशंस में देखने को मिलते हैं। जो आउटर लेयर्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल फैशन में प्रेजेंट रहते हैं और जो मिडिल लेयर रहती है वो ऑब्लिक फैशन में प्रेजेंट रहती है और जो इनर लेयर होती है वो सर्कुलर फैशन में प्रेजेंट रहती है। और यही इसको क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो इसकी थिकनेस है वो थिन होते जाती है और इसके जो मसल्स फाइबर्स हैं ये एक लिगेचर के जैसे वर्क करने लगते हैं। एंडोमेट्रियम लेयर सबसे इनर लेयर होती है। ये म्यूकस लाइनिंग होती है और हर मंथ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के समय इसका डिजनरेशन होता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ ये बाहर आ जाती है और हर मंथ इसका रीजनरेशन देखने को मिलता है। और यही एंडोमेट्रियम लेयर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी डेसिडुआ के नाम से भी जानी जाती है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं क्लियर है। अपर पार्ट जो होता है उसे हम फंडस कहते हैं। ये एक डोम से स्ट्रक्चर का होता है। इसमें से गुंबद टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा और इसी से जो फिलोपियन ट्यूब्स होती है वो अटैच्ड होती है। जहाँ पर फिलोपियन ट्यूब्स यूट्रस से अटैच्ड होती है इस स्पेस को, इस मर्ज स्पेस को हम हॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी। जो बॉडी होती है ये 2/3 पार्ट्स ऑफ द यूट्रस का फॉर्मेशन करती है। और इसके बाद हम देखते हैं नीचे एक नैरो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसे स्थमस कहते हैं। जो स्थमस होता है वो यूट्राइन कैविटी और सर्विक्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर हम और यही स्थमस जो होता है वो लेट प्रेगनेंसी के समय में लोअर यूट्राइन सेगमेंट का भी फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विक्स। सर्विक्स एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसका मेजर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये जहाँ पे ये स्थमस से अटैच्ड रहता है वो पार्ट इसमें कहलाता है इंटरनल ओस और जहाँ पे ये वेजाइना से अटैच्ड होता है वो होता है एक्सटर्नल ओस। इट मीन्स ये 2 ओस से मिलकर बना होता है। स्थमस और सर्विक्स जहाँ मर्ज होंगे वो कहलाएगा हमारा इंटरनल ओस और जहाँ पे सर्विक्स और वेजाइना आपस में मर्ज होंगे उसको हम क्या कहेंगे,
एक्सटर्नल, इट मीन्स 2 ओपनिंग सर्विक्स में हमको देखने को मिलती है। देन हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो जो यूट्रस है वो पेल्विक फ्लोर के थ्रू सपोर्टेड रहता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमिकल रिलेशन। एनाटॉमिकल रिलेशन ऑफ द यूट्रस विद अदर बॉडी ऑर्गन्स अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि यूट्राइन कैविटी के इंटीरियर पार्ट में आगे की तरफ ब्लैडर प्रेजेंट है और पोस्टीरियर पार्ट में आपको पाउच ऑफ डगलस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सुपीरियर में तो यूट्रस के सुपीरियर पार्ट में इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहता है और इंफीरियर में इंटरनल ओस और विजाइना प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट होता है सिक्रीशन, तो यूट्रस में एक स्कैंटी एंड वाटरी सिक्रेशन हमको देखने को मिलता है जो एल्कलाइन बेस रहता है, इसका एल्कलाइन रहता है ये स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ थिक रहता है और रिच रहता है म्यूकोप्रोटीन से, फ्रक्टोज से एंड सोडियम क्लोराइड से। हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द यूट्रस। फर्स्ट है मैस्चुरेशन, जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है उसका ईच मंथ सेटिंग डाउन होता है और इसी के थ्रू हमको मैस्चुरेशन फ्लो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्राइन कैविटी के थ्रू ही अडॉप्ट किया जाता है, वहीं पर वो इम्प्लांट होता है और वहीं पर फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेबर, तो जो यूट्रस मसल्स होते हैं, जो मायोमेट्रियम लेयर ऑफ द मसल्स होती है उसी में कॉन्ट्रेक्शन होता है जिसकी वजह से हमें एक्सपल्सन ऑफ द फीटस देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है इन्वोल्यूशन, आफ्टर द डिलीवरी जो यूट्राइन कैविटी है अपने प्री पोजीशन में आता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल यूट्राइन मसल्स ही होते हैं। पिक्चर में क्लियरली आपको विजुलाइज हो रहा होगा कि जो फिलोपियन ट्यूब होता है वो एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये यूट्राइन कैविटी से अटैच्ड रहता है, जहाँ पर ये यूट्राइन कैविटी और फिलोपियन ट्यूब मर्ज होते हैं उसे हम हॉर्न कहते हैं, और ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है थ्रू द यूट्राइन कैविटी टू ओवरियन, और ये एक पेरिटोनियम कैविटी में फ्री स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ फिलोपियन ट्यूब, तो हम अपर से लोअर साइड की तरफ देखेंगे। फर्स्ट होता है इंट्राम्यूरल स्ट्रक्चर, ये नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब होता है जिसका लेंथ 1.5 सेंटीमीटर होता है और डायमीटर 1 mm होता है। फिर आता है इस्थमस, इस्थमस एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है जिसका मेजरमेंट 2.5 सेंटीमीटर होता है और ये यूट्राइन वॉल पे ही प्रेजेंट रहता है। देन फिर हम आते हैं एम्पुला में। एम्पुला वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब होता है क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अपनी जगह लेता है। ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 6 mm वाइडनेस इसमें देखने को मिलती है। देन फिर आता है इन्फेंडिबुलम। इन्फेंडिबुलम एक फनल शेप स्ट्रक्चर्ड होता है जो 1 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है और इसमें 25 इरेगुलर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इसमें जो लॉन्गेस्ट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फिम्बरी कहते हैं, जो लॉन्गेस्ट फिम्बरी रहता है जो ओवरी से अटैच्ड रहता है उसे हम ओवरियो फिम्बरी कहते हैं। यही जो फिम्बरी होता है जब ओव्यूलेशन के समय फॉलिकल्स के थ्रू मैच्योर ओवम को रिलीज किया जाता है तो ओवरियन फिम्बरी उसे सक करता है, फिलोपियन ट्यूब तक पहुंचाता है। देन अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। तो स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्राइन ट्यूब में क्लियर है कि ये 3 लेयर्स से मिलकर बना है। आउटर लेयर जो होती है वो सीरस लेयर कहलाती है। ये जो सीरस लेयर होती है ये पेरिटोनियम से मिलकर बनी होती है। पेरिटोनियम जो होता है वो फिलोपियन ट्यूब को सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर सब तरफ से कवर करता है, सिर्फ इंफीरियर पार्ट जो होता है उसे ये कवर करके नहीं रखता है। देन मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर मस्कुलर लेयर होती है और ये 2 लेयर्स में प्रेजेंट रहती है। जो आउटर लेयर रहती है वो लॉन्गिट्यूडनल फैशन में प्रेजेंट रहती है और जो इनर होती है वो सर्कुलर फैशन में प्रेजेंट रहती है। जो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं ये जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाती है थिन होते जाते हैं, जैसे कि स्थमस में 0.5 mm थिकनेस इसमें देखने को मिलती है और जैसे जैसे ये फिम्बरी तक पहुंचते हैं तो इनमें 0.1 mm थिकनेस देखने को मिलती है। जो इनर लेयर होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का होता है और इसमें ट्यूबल सिक्रीशन देखने को मिलता है जिसमें प्रोटीन, सोडियम बाइकार्बोनेट, लैक्टेट, पायरुवेट एंड ट्रिप्सिन ये सारे प्रेजेंट रहते हैं। सारे आयंस जो हैं इसमें देखने को मिलते हैं और इसका जो सिक्रीशन है ये ओवरियल हार्मोन्स के थ्रू
रेगुलेट किया जाता है। देन अब हम देखते हैं आगे फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमिकल रिलेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब विद अदर ऑर्गन। तो इसके एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर जो पार्ट होते हैं उसमें पेरिटोनियम कैविटी और इंटेस्टाइन पाया जाता है। अगर हम लेटरल साइड की बात करें तो इसमें साइड वॉल में हमें पेल्विस देखने को मिलता है। इंफीरियर में ब्रॉड लिगामेंट्स एंड ओवरीज प्रेजेंट रहते हैं। मिडिल में इसके यूट्रस, यूट्राइन कैविटी प्रेजेंट रहता है। और इसको सपोर्ट अगर हम देखें तो सपोर्ट इसको यूट्रस के थ्रू ही मिलता है। Function of uterine tube or fallopian tube, it pushes or transport the ovum from ovary to uterine cavity। जब मेच्योर ओवम रिलीज होता है ओवरी से तो उसका ट्रांसपोर्ट fallopian ट्यूब के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट, ये स्पर्मेटोजोवा को फर्टिलाइजेशन के लिए रिसीव करता है। थर्ड, एम्पुला में ये फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेस और साइट प्रोवाइड करता है। लास्ट, ट्यूबल सिक्रेशन फ्रॉम अ मीडियम फॉर कैपेसिटेशन और स्पर्म एंड मैच्योरेशन ऑफ मॉरुला। ये कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ मॉरुला के मैच्योरेशन के लिए ये हेल्पफुल रहता है। ओवरीज पेयर सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि ग्लैंड्स इसलिए क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नीडफुल रहते हैं। ये एक आमंड शेप का ऑर्गन रहता है जो कि यूट्रस के ईच साइड में प्रेजेंट रहता है। ये पेल्विक फिन के बिलो में प्रेजेंट रहता है और इनफंडिबुलम के नियर में रहता है। और इसके अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड और 2 सेंटीमीटर थिक होता है। और इसका जो वेट है वो 5 to 10 ग्राम के बीच में रहता है। ये इंट्रा पेरिटोनियल ग्लैंड होता है, पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। और एट द रिप्रोडक्टिव एज में ही इसका ये मेजरमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि आफ्टर द मेनोपॉज जो ओवरीज होते हैं ये श्रिंक हो जाते हैं और इनका जो साइज होता है वो कंसाइज हो जाता है। ये ओवरीज जो होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो इनर लेयर होती है वो मेडुला होती है और जो आउटर लेयर होती है वो कॉर्टेक्स कहलाती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मर्ज होते हैं जिसकी वजह से ये क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं। ओवरीज सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल स्लिट से कवर्ड रहती है जिसे हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ ईच ओवरी 2 लाख to 7 लाख पेरीमोडियल फॉलिकल्स कंटेन करती है जिसका डायमीटर 18 to 24 माइक्रॉन्स होता है, जिसमें से सिर्फ 400 पेरीमोडियल फॉलिकल्स जो होते हैं वो प्यूबर्टी की एज में मैच्योर हो पाते हैं और एक मैच्योर एग को रिलीज कर पाते हैं। ये जो मैच्योर फॉलिकल्स होता है इसे हम ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो ओवम को हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अगर आप और ज़्यादा हार्मोन्स के बारे में और फॉलिकल्स के बारे में, ओवरीज के बारे में रीड करना चाहते हैं तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप रीड कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो पेरीमोडियल फॉलिकल्स पाए जाते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो वो डेवलप होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है ये अपने सराउंडेड में एक पॉलीसेकेराइड का कोट डेवलप करता है जिसे हम जोना पेलिसिडा कहते हैं। देन प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलप होता है और सेकेंडरी फॉलिकल्स में जो ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं वो ओसाइट्स के चारों ओर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसे हम एंट्रम फॉलिकुलाई कहते हैं। पिक्चर में देख सकते हैं, क्लियर होगा। ये ग्राफियन फॉलिकल्स में देखने को मिलता है। देन हम उसके बाद और जब डेवलप होता है तो वो टर्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसका जो डायमीटर होता है वो 16 to 25 mm इन साइज में हो जाता है। यही हमारा मैच्योर ओसाइट्स डेवलप करता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के थ्रू ही होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे कि नेम से क्लियर है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करता है। मतलब वो स्टिमुलेट करता है ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके और मैच्योर एग रिलीज कर सके। और जैसे ही एक मैच्योर एग रिलीज होता है वैसे ही क्या होता है कि जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है वो कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये कार्पस लूटियम ही
जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। 12 to 14 डेज के बीच में ओव्यूलेशन हो जाता है आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और उसके बाद जो फॉलिकल्स रप्चर हमारे पास रह जाते हैं, ये कार्पस लुटियम रहता है। और 27 to 28 डेज में जो कार्पस लुटियम है उसमें डिजेनरेशन देखने को मिलता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम लेयर और कार्पस लुटियम डिजेनरेट होकर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द ओवरी। तो फंक्शन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, द ओवरी डिस्चार्ज मैच्योर ओवम एट ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है कि जो ओवरी होती है वो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक मैच्योर ओवम डिस्चार्ज करती है। सेकेंड, ये प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स में भी हेल्पफुल रहती है, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, ताकि जो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ही एंडोमेट्रियम लेयर को प्रिपेयर कर सके, 1 to 2 mm थिक कर सके, ताकि वहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इजीली जाके इम्बेंडिंग और इम्प्लांट हो सके। फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरह मेन पार्ट प्ले नहीं करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और फर्टिलाइजेशन में पार्ट नहीं लेते, लेकिन भी फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली तरीके से थ्रू द हार्मोन सिक्रीशन एंड थ्रू द सपोर्ट सिस्टम वो फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना एक मेन पार्ट प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, पिक्चर में आपको ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ब्रेस्ट पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स इट मीन्स इससे कुछ स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नीडफुल रहते हैं। जो ब्रेस्ट का जो लोकेशन होता है वो सेकेंड और सिक्स्थ रिब्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। ब्रेस्ट का 2/3 जो पार्ट्स होता है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स में प्रेजेंट रहता है, और लोअर 1/3 जो पार्ट रहता है वो सेरेटस एंटीरियर मसल्स में प्रेजेंट रहता है। और ये जो ब्रेस्ट होता है ये मसल्स के साथ कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ईच मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं उसमें 15 to 20 लोब्स पाए जाते हैं, और ये जो लोब्स होते हैं ये फर्दर फिर लोब्यूल्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। ये जो लोब्यूल्स होते हैं क्लस्टर ऑफ एक्नी कहलाते हैं। इस एक्नी के चारों ओर एपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं, और इसी के थ्रू जो कोलेस्ट्रॉल और मिल्क होता है वो सिक्रीट होता है। एपिथेलियम जो लेयर होती है इसके इंटीरियर में एक और लेयर पाई जाती है जिसे मायो एपिथेलियम लेयर कहते हैं। मायो इट मीन्स मसल्स लेयर होता है, और जैसे ही बेबी क्राई करता है तो सेंसेशन के थ्रू मदर और फीटस बाउंडेशन के थ्रू जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी बॉडी को मैसेज पास करता है मिल्क सिक्रीशन के लिए, और जो मायोपेथिलियम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है, उसी के थ्रू जो मिल्क है वो एक्सपेल आउट होके एक्नी के थ्रू बाहर आता है, यानी मिल्क एक्सप्रेस होता है। जो क्लस्टर ऑफ एक्नीज होते हैं ये बहुत सारे लोब्यूल्स से मर्ज होते हैं, और ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये लार्ज डक्ट से कनेक्ट होते हैं, जिसी के थ्रू जो मिल्क होता है वो ड्रेन होके पास आउट होता है। जो ब्रेस्ट के सराउंडिंग में एक प्रोमिनेंट एरिया देखने को मिलता है जो ब्लैकिश कलर का होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम निप्पल कहते हैं, जो कि एरियोला से सराउंडेड रहता है। निप्पल में अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 ओपनिंग ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट देखने को मिलते हैं, और ये जो ब्रेस्ट होते हैं इनमें बहुत सारे कूपर्स लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं। जो कूपर्स लिगामेंट होते हैं ये मेमोरी ग्लैंड को शेप प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें चेस्ट वॉल पे मोबिलिटी अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट है वो मूव हो सके। दूसरा जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं। ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं ये पेल्विक के आउटसाइड में प्रेजेंट रहते हैं, उसे शेप एंड साइज प्रोवाइड करते हैं, और इसी के थ्रू यूरेथ्रा वेजाइना और जो एनल कैनाल होते हैं वो पास आउट होते हैं। ये बहुत सारे मस्कुलर टिश्यूज, स्किन, फैट, फेसियल और कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, और पेल्विक का जो इरेगुलर साइज रहता है उससे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जो मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर्स हैं वो 2 टाइप्स के मसल्स से मिलकर बने होते हैं। द फर्स्ट इज सुपरफिशियल मसल्स एंड द सेकंड इज डीप मसल्स। तो पहले हम देखेंगे सुपरफिशियल मसल। तो जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो 5 मसल्स से मिलकर बनी होती है।
द फर्स्ट एक्सटर्नल एनल स्फिनेक्ट्रस जो कि एनस के चारों ओर पाया जाता है। द सेकेंड इज द ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स जो कि सेंटर ऑफ द पेरिनियम में पाया जाता है। थर्ड द बल्बो कवर्नस मसल्स जो कि वेजाइना के अराउंड में पाया जाता है। देन थर्ड इज इस्चियो कन्वर्नस मसल्स जो कि इस्चियल ट्यूबरसिटीज और प्यूबिक आर्च के पास पाया जाता है। एंड द लास्ट द मेम्ब्रेनस स्फिनेक्टर्स ऑफ द यूरेथ्रा जो कि यूरेथ्रा के से अटैच्ड रहता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डीप मसल्स। डीप मसल्स जो होते हैं 3 पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं जिनको एक साथ हम लिवेटर एनी मसल्स कहते हैं और ईच लिवेटर एनी मसल्स जो होते हैं वो 3 और मसल्स से मिलकर बने होते हैं। द फर्स्ट pubococcygous muscles, the next is iliococcygous muscles and the last is ischiococcygous muscles. Next हम देखेंगे function of the pelvic floor. First, the pelvic floor support the weight of abdomen and pelvic organ. ये abdomen के weight और pelvic organs के weight को support करता है. Next, it is responsible for the voluntary control of maturation and defecation. Third, play an important part in sexual intercourse. And the last, at the time of childbirth, ये passive movement of the fetus में helpful रहता है जिसकी वजह से जो बर्थ कैनाल है वो रिलैक्स होता है और जो पेल्विस के थ्रू फीटस पास आउट होकर आउटर वर्ल्ड में इजिली आ जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप और किस टॉपिक में वीडियोस देखना चाहते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।